दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एग्जाम डन। मैं शोभित आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम डन पर। करंट इशू डिस्कस में आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिक्योरिटी के लिहाज से कह लें, चाहे फिर आपकी जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है उनके लिहाज से कह लें, सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से जो है, यूपी पीसीएस हो गया या फिर किसी भी स्टेट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिक्योरिटी के लिहाज से। तो भारतीय नौसेना के बारे में जानेंगे और भारतीय नौसेना का क्या इतिहास रहा है उसके बारे में जानेंगे। भारतीय नौसेना के इतिहास में कैसे भारत ने युद्ध लड़ा और कैसे पाकिस्तान को हराकर बांग्लादेश को छुड़ाया, कैसे भारत ने पुर्तगालियों को भगाकर गोवा को आज़ाद कराया। इन सभी की भूमिका रही है भारत की नौसेना की इतनी भूमिका रही है कि भारत आज इस स्टेज पर खड़ा है कि हम आंखों में आंखें मिलाकर बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप जान लें कि चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि जितनी भी नोटिफिकेशन है आपको मिलती रहे। ये आपका आईएनएस विक्रांत है, जो भी हाल ही में प्रधानमंत्री जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है, तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आईएनएस विक्रांत महासागर में भारतीय नौसेना का तैरता किला है। आपको पता ही होगा, आज 2 सितंबर 2022 को ये इनॉग्रेट किया गया है। तो इसकी खासियत क्या है, इन सभी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहले तो आप जान लीजिए कि एक तैरता हुआ किला है। तैरता हुआ किले का मतलब एक बेस है। बेस का क्या मतलब होता है कि भारत कहीं पे भी अपनी बेस बनाता है, एयर बेस हो जाता है, नेवी का बेस हो जाता है या फिर आर्मी का बेस होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, भारत के जितने भी कुछ जहाज़ें होते हैं या फिर कुछ उनके बड़े बड़े विमान वाहक होते हैं या बड़े बड़े विमान होते हैं, और हमारे वो होते हैं लड़ाकू विमान होते हैं, हमारे जितने भी जहाज होते हैं, तो वो एक बेस पर तैयार रहते हैं कि जब जब भी कोई एनिमी कंट्री दुश्मन हमला करता है तो वे तैयार रहें। तो ऐसे ही एक हमारा बेस तैयार है आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है अरब सागर के लिए, हिंद महासागर के लिए और बंगाल की खाड़ी के लिए। तीनों की जगह ये जाके अपनी गश्त लगाएगा और मेरीटाइम सिक्योरिटी को सिक्योर करेगा। आपको मालूम होना चाहिए, भारत की जो मेरीटाइम सिक्योरिटी है वो लगभग 7,500 किलोमीटर है। हम इधर कलकत्ता से लेके उधर गुजरात तक हमारी जो मेरीटाइम सिक्योरिटी है सॉरी, तो वो 7,500 किलोमीटर है। तो भारत की सीमा इतने से लगती है, लेकिन इतनी ही सीमा तीनों तरफ से घिरा हुआ है। तो इतनी सीमा को सिक्योर करने के लिए हमारे पास 3 एयरक्राफ्ट तो होने ही चाहिए एटलीस्ट। लेकिन अभी भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट हो गए हैं। पहले 2 थे, एक को डीकमीशन किया गया है, उसको अपडेट करके आईएनएस विक्रांत बनाया गया है। तो अब भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट हो चुके हैं और एक पर काम चल रहा है। पहला एयरक्राफ्ट है आईएनएस विक्रमादित्य और दूसरा एयरक्राफ्ट कौन सा हो गया, आईएनएस विक्रांत। तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले आप बात करते हैं हमारे जो अभी हाल ही में जो इनोग्रेट किया गया है पीएम जी के द्वारा, प्रधानमंत्री जी के द्वारा, उसके बारे में बात करते हैं। इसकी जो लंबाई है लगभग 262 मीटर, 262 मीटर सॉरी। और इसकी जो ऊंचाई है, इसकी जो हाइट हो गई वो 61 मीटर हो गई। आईएनएस विक्रांत एक तैरता किला है। इसकी बात आप सबको मैंने बता दी है। इसको बनाने में लगे हैं 13 साल। 2009 से ये बनना स्टार्ट हुआ था और अब जाके ये बन के तैयार हो गया है। 2017 में इसको कमीशन किया गया था, लेकिन अभी हाल ही में इसको ट्रायल के लिए चला रहा है। 3 साल के लिए ट्रायल के लिए था, 5 साल तक के लिए, क्योंकि इसमें जो भी खामियां थी, जो भी इसमें अपडेट करना था, वो सभी चीज़ें इसमें अपडेट कर चुके हैं। अब भारत के जो प्रधानमंत्री है इसको समुद्र में उतार चुके हैं और उनको इसे इग्नोरेट कर दिया गया। इसकी जो कैपेसिटी, ये सब आप पढ़ सकते हैं कि क्या क्या इसको कैरी कर सकता है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट होनी चाहिए कि भारत के द्वारा इंडिजीनियसली डेवलप है, मतलब 80 से 90% काम इसका भारत में ही किया गया है। थोड़ा बहुत जो 10% किया गया है वो भारत से बाहर से सामान लिया गया है, लेकिन लगभग 2,000 डायरेक्ट रोजगार मिले हैं, 13,000 इनडायरेक्टली रोजगार मिले हैं। तो भारत की जीडीपी भी ग्रोथ करा और भारत के एम्प्लॉयमेंट को भी कम किया है, अनएम्प्लॉयमेंट को भी कम किया है। तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए आईएनएस विक्रांत के बारे में। मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको जानकारी होनी चाहिए कि इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम पूरा का पूरी बंगाल की खाड़ी इससे कवर कर सकते हैं। तो इतना ज़्यादा ये एक किस्म से बेस तैयार हो गया भारत का। आईएनएस विक्रांत को देख लेते हैं। आईएनएस विक्रांत क्या है। आईएनएस विक्रांत ही पहले भी हुआ करता था। इसको भारतीय नेवी के द्वारा, जो रॉयल नेवी थी, ब्रिटिश की रॉयल नेवी थी, उसके द्वारा ही इसको बनाया गया था। और ये भारत में कमीशन आज भी है, ये भी आज भी काम कर रहा है। तो इसको हम बंगाल की खाड़ी में रख सकते हैं। बंगाल की खाड़ी में इसको डिप्लॉय करेंगे तो हम उधर पाकिस्तान को नज़र रख सकते हैं। आईएनएस विक्रांत को हम रखेंगे सॉरी अरब सागर में इसको रखेंगे विक्रमादित्य को, और बंगाल की खाड़ी में रखेंगे
INS विक्रांत को। और विक्रांत को रखने का मतलब हुआ कि हम चाइना पर नज़र रख सकते हैं। चाइना पर कैसे नज़र रखेंगे हम? बंगाल की खाड़ी से होते हुए चाइना व्यापार करता है, मलक्का स्ट्रेट से होते हुए, तो वहाँ से वो व्यापार करता है। तो हमारा जब वहाँ पे वो INS विक्रांत को देखेगा तो कुछ ना कुछ जैसे हरकत करता है वो वहाँ पे करना बंद कर देगा। अब अरब सागर में हम पाकिस्तान पर नज़र रख सकते हैं। अरब सागर में विक्रमादित्य को डिप्लॉय करके वहाँ पे हम पाकिस्तान पर नज़र रख सकते हैं। कोई भी हरकत करेगा तुरंत जवाब दिया जाएगा। तो इसकी कैपेसिटी को और इसकी अक्षमता को आप देख सकते हैं, क्योंकि जितने भी इस पर हेलीपैड होते हैं आपको पता ही होगा, इस पर हम जो हमारे लड़ाकू विमान हैं वो ठहरते हैं, जैसे हेलीकॉप्टर वगैरह जो भी होते हैं। तो विमानवाहक पोत को आपको पता ही होगा कि क्या होते हैं, इन्होंने कब कब भूमिका निभाई है भारत के जो जब हमारे युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ हुआ था, हमने पुर्तगालियों को भगाया था गोवा से, तो भारत की जो हमारी रणनीति थी, तो इन सभी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। 1961 में गोवा को आज़ाद कराया था हमने, 1971 में हमने बांग्लादेश को आज़ाद कराया था। तो इनकी सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट इनकी भूमिका रही थी कि जब हमने इधर जब बांग्लादेश को हमने आज़ाद कराया था तो जाके जो INS विक्रमादित्य हैं तो वो जाके उनको छुड़ाया था, और 90,000 सैनिकों के द्वारा जो पाकिस्तान के सैनिक थे उन्होंने सरेंडर किया था भारतीय आर्मी के सामने। इंडियन नेवी ने बर्बाद किया था कराची के पोर्ट को। आपको पता होगा कराची का पोर्ट अरब सागर में पड़ता है, तो इंडियन नेवी के द्वारा उसका बर्बाद कर दिया गया था। 60 किलोमीटर दूर से दिखाई देती थी उसकी लपटें, आग की लपटें 60 किलोमीटर दूर से दिखाई देती थी। लेकिन भारत की जो नेवी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे जो सिक्योरिटी के लिए, इस वजह से उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो सिक्योरिटी के अंदर हम देख सकते हैं कि अब तो हमने बातें करी INS विक्रांत की, एयरक्राफ्ट की बातें करी, विमान वाहक पोत की बातें करी। अब इसी से मिलता जुलता है सबमरीन, जो नीचे नीचे चलती है। सबमरीन का मतलब हमारी होती है पनडुब्बी। पनडुब्बी क्या होती है? जो पानी के अंदर रहती है, आपको पता ही होगा। और भारत के जो प्रोजेक्ट 75 है जो हम फ्रांस के साथ मिलकर बना रहे हैं, लगभग 6 हमारी पनडुब्बियाँ बनने के लिए तैयार हैं। वो डीजल से चलने वाली पनडुब्बी हैं। तो वो भारत फ्रांस के साथ मिलकर बना रहा है। ये भी भारत की सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत के जो बेड़े हैं, जो हमारी फ्लीट है, जो नेवी के फ्लीट होगी, उसमें ये बनकर तैयार होंगी। अब जो एज ऑफ जुलाई मैं आपको डाटा दे रहा हूँ डिफेंस मिनिस्ट्री का, 2022 तक का डाटा दे रहा हूँ कि भारतीय नेवी के पास क्या क्या एयरक्राफ्ट है, कितने डिस्ट्रॉयर हैं, कितने फ्रिगेट हैं और कितने एयरक्राफ्ट हैं। एज ऑफ जुलाई नेवी पोजेज 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, एक विक्रमादित्य है और एक विक्रांत है। एक एम्फीबियस ट्रांसपोर्ट डॉक है, 8 लैंडिंग शिप टैंक है, 10 डेस्ट्रॉयर हैं, 13 फ्रिगेट हैं, 2 न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल हैं, सबमरीन है कितनी? 15 कन्वेंशनल पावर अटैक सबमरीन है, 20 कार्वेटेस है, 8 लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी है, 10 लार्ज ऑफशोर पेट्रोल वेसल है। 5 फ्लीट है भारत के नेवी के पास। तो भारत की नेवी को आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा अपडेटेड हो सकी है और कितना ज़्यादा हमारे पास जहाज हैं और कितने ज़्यादा डेस्ट्रॉयर हैं। पहले हमारे पास इतने नहीं हुआ करते थे, लेकिन अब हो गए। डेस्ट्रॉयर आप देख सकते हैं, ये INS कोलकाता है, कोची है, INS दिल्ली है, INS मैसूर मुंबई, राजपूत, राणा, रंजीत या रणवीर या रणविजय। ये तो ये भारत के डेस्ट्रॉयर हैं। ये भी बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एयरक्राफ्ट तो अपना काम करेगा, वो तो बेस के रूप में काम करेगा कि उस पर हम सारे सारे जो हमारे वेपन्स हैं वो सब डिप्लॉय कर सकते हैं। लेकिन भारत के द्वारा ये भी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एट ए टाइम हम कहीं पर भी जाके इसको कहीं पर भी जाकर डिप्लॉय कर सकते हैं। भारत की सिक्योरिटी के लिहाज से ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब भारत के डिफेंस के बजट में बात करते हैं कि भारत के डिफेंस के बजट हम नेवी को कितना देते हैं, आर्मी को कितना देते हैं या एयरफोर्स को कितना देते हैं, और DRDO के द्वारा कितना दिया जाता है। लगभग 3.3% हम खर्चा करते हैं डिफेंस पर। डिफेंस में सबसे ज़्यादा जो खर्चा किया जाता है वो आर्मी पर किया जाता है। 1,79,415 करोड़, लगभग 56% आर्मी में खर्चा किया जाता है। आपको पता होगा अग्निपथ स्कीम के बारे में। सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो एम रहा है ना अग्निपथ स्कीम का, वो यही रहा है कि उसके बजट के खर्चे को कम करना। पेंशन दी जाती थी, अब वो पेंशन बंद हो गई। 4 साल के लिए रिक्रूटमेंट किया जाएगा, वो सब आपको पता होगा कैसे कैसे भारत के अंदर उसके विरोध प्रदर्शन हुए थे, वो सब आपको पता है। अब नेवी के द्वारा कितना किया? 49,623 करोड़ रुपये भारत के नेवी को दिए जाते हैं। एयरफोर्स को दिया जाता है 73,245 करोड़, लगभग 23%। तो DRDO के द्वारा कितना दिया जाता है? DRDO को कितना दिया जाता है? लगभग 20,000 करोड़ रुपये। तो ये सब भारत के जो GDP के अंदर, भारत के जो बजट के अंदर मेंशन किए गए हैं, तो ये एस्टीमेट है। अब बात करते हैं भारत के न्यूक्लियर पावर के बारे में। न्यूक्लियर पावर कितनी है भारत के पास? वैसे तो हम हर चीज़ों में पाकिस्तान से आगे, लेकिन एक बात आप ध्यान रखना, हम पाकिस्तान से पीछे हैं।
परमाणु हथियार के अंदर। परमाणु हथियार भारत के पास 150 से 156 है, लेकिन पाकिस्तान के पास यही परमाणु हथियार 160 से लेकर 165 तक है। तो आपको जानकारी होनी चाहिए। वैसे तो दुनिया के पास सबसे ज़्यादा, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार रखता है वो रूस रखता है, उसके बाद अमेरिका, फिर चीन, फिर पाकिस्तान, फिर हमारा भारत। भारत के पास जो पृथ्वी अग्नि मिसाइल हैं, ये सब आप देख सकते हैं। हम तीनों चीज़ों में इसमें डिप्लॉय करते हैं। जैसे हम देख सकते हैं इनको आर्मी में भी इसको डिप्लॉय कर सकते हैं, नेवी में और एयरफोर्स में। तीनों सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत की जो अग्नि रेंज की मिसाइल है, ये सब बात आपको होनी चाहिए, इसकी जो इम्पोर्टेंट है। अब नेवी के बारे में बात करते हैं। अभी हाल ही में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके द्वारा झंडे को भी चेंज किया गया, एसाइन को भी चेंज किया गया, इंसाइन को भी चेंज किया गया। भारत के जो इंसाइन हैं, आपको पता होगा, उसमें सेंट जॉर्ज जो क्रॉस होता है, नेवी का आपने झंडा देखा होगा, उसमें हमारा तिरंगा होता है एक साइड में, लेकिन सेंट जॉर्ज का भी उसमें एक क्रॉस होता है, वो बना होता है, उसको हटा दिया गया है। उसकी जगह एक जो 2001 से लेकर 2004 तक का आप देख सकते हैं, ये झंडा 2001 से लेकर 2004 तक का भारतीय नेवी का झंडा हुआ था, वही दोबारा अपडेट करके उसमें एक ब्लू कलर का उसमें रंग लगाया गया है, बस और कुछ नहीं। अभी हाल जो 2 सितंबर को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो उसमें आज अपडेट हो चुका है। भारतीय झंडे की, आप नेवी के झंडे की आप बात कर सकते हैं। 1947 से 1950 तक जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, तो भारत तो आज़ाद हो गया था, लेकिन हमारी जो नेवी थी वो अभी भी ब्रिटिश के द्वारा ही उसको चलाया जा रहा था। तो आप देख सकते हैं इसमें पहले जो इसमें ब्रिटेन के द्वारा जो झंडा लगाया गया था ये था। फिर 1950 से लेकर 2001 तक का भारत का झंडा लगाया गया इसमें, लेकिन सेंट जॉर्ज क्रॉस को नहीं हटाया गया। फिर उसके बाद हटाया गया, 2001 से 2004 तक का हटाया, फिर कांग्रेस की सरकार आई, उसके द्वारा फिर से उसे लगा दिया गया था। अब प्रेजेंट तक का यही हमारा झंडा रहा है, लेकिन आज 2 सितंबर 2022 को यह झंडा चेंज कर दिया गया है पीएमजी के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अब उसको झंडे को सीधा उसमें इसको रखा गया है। अब इसकी जो खासियत है वो शिवाजी महाराज के ऊपर ली गई है, क्योंकि शिवाजी महाराज के जो झंडा हुआ करता था वो अष्टफलीय हुआ करता था। जैसे आपने देखा होगा त्रिभुजाकार का, और जो कोण होते हैं उसमें एक उसको लिया गया है, वो आप झंडा हो जाएगा। उसके बारे में मैं आपको आगे वीडियो बता दूंगा, लेकिन अब सभी के बारे में, यह झंडे का इतिहास के बारे में आप जान सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद होगा। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूला करें, क्योंकि जितनी भी नोटिफिकेशन होती है आपको मिलती रहे। आगे की जितने भी डिस्कस होंगे, इशू डिस्कस होंगे यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से, मैं इसलिए बनाता हूँ, इसलिए तैयार करता हूँ, क्योंकि आने वाले जितने भी आपके एग्जाम होते हैं उसमें ज़्यादा बूस्ट मिल सके, उसमें ज़्यादा आपको हेल्पफुल साबित हो सके। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।